नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊंगी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम आया है और उस सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी चेंजेज हुए हैं। बच्चों को परीक्षाएं 6 माह में देने, सेमेस्टर मतलब 6 माह में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जो जुलाई से ख़त्म होगा और आपके जनवरी तक ये चलेंगे। तो आज मैं आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देकर के इसके लिए एक अलग से मैं क्लास ले लूँगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के बारे में बताऊँगी। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सटेंशन का। तो आज मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि प्रसार कार्यक्रम एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, प्रसार कार्यक्रम नियोजन की जो प्रक्रिया है या मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है और प्रसार शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इनमें डिफरेंसेज हैं। तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया को हम 6 चरणों में, 6 भागों में, 6 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब प्रसार शिक्षा प्रक्रिया को, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को 6 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट चरण है वो है तथ्यों को संग्रहित करना और परिस्थितियों का विश्लेषण करना। आप चाहे तो इसे 2 स्टेप में कर सकते हैं अथवा एक ही स्टेप में इसको आप ले सकते हैं। अगर एक स्टेप में लेंगे तो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला चरण है तथ्यों का संग्रहण करना और परिस्थितियों का विश्लेषण करना। तथ्यों का संकलन करने से मतलब है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा ज़रूरतमंद लोगों के लिए चलाई जाती है। चाहे वो गांव के किसान हो, चाहे वो ग्रामीण महिला हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाला कृषक हो, चाहे वो पशुपालन का काम करने वाला पशुपालक हो, चाहे वो शहद निर्माण करने वाले शहद के कार्मिक हो अथवा कोई अन्य भी, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, वह प्रसार शिक्षा उन्हीं लोगों के लिए है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में पहला चरण है तथ्यों को एकत्रित करना, फैक्ट्स को जानना, सही जानकारी प्राप्त करना। अगर किसी गांव के लिए हम कोई प्लानिंग करने जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गांव में देखेंगे, गांव में घूमेंगे, प्रसार कार्यकर्ता जाएगा, लोगों से पूछेगा, पता करेगा कि इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। मान लो उस गांव की समस्याएं पेयजल की, सड़क निर्माण की, शिक्षा की, बरसात है तो जल निकास की, या अभी डेंगू या आई फ्लू फैला हुआ उसकी। तो समस्याएं एक नहीं तो कई समस्याएं होती हैं। हर घर में समस्याएं होती है, हर व्यक्ति के पास समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं का जो समस्याएं हैं, जो तथ्य हैं, उनको इकट्ठा करना। तो पहले हमने समस्याओं के बारे में जान लिया। अब दूसरा बात देखेंगे कि संसाधन क्या है, वहाँ का रिसोर्सेज क्या है, कैसे उस गांव तक पहुँचा जा सकता है, वहाँ के लोग कितने इच्छुक हैं काम करने के लिए, कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग सहयोग करेंगे, कितने लोग सहयोग नहीं करेंगे। इस सारी बातों का जानकारी प्राप्त करना तथ्यों का संग्रहण कहलाना, तथ्यों का संग्रह करना कहलाता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कहलाता है। गांव में गए, आपने लोगों से मिले, तथ्यों का एकत्रित किया, फिर वहाँ के संसाधनों के बारे में आपने जाना, लोगों की रुचियों के बारे में जाना, लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जाना। मान लो गांव में 2 समस्याएं हैं। एक तो जल निकास की है, बरसात में पानी नहीं निकल रहा है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, लोगों को आने जाने मुश्किलें हो रही हैं, नाली नहीं है,
मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, बदबू आ रही है, तो जल निकास की एक समस्या है। दूसरा समस्या भी वर्तमान में आई फ्लू का चल रहा है। तीसरा समस्या मान लो डेंगू का है, डेंगू पर पैर पसारे हुए गांव में। चौथी समस्या सड़क नहीं है। पांचवी समस्या है कि पेयजल की सुविधा ठीक प्रकार का नहीं है। छठी समस्या यह है, कोई और समस्या है तो उसमें से देखेंगे कि कौन सी समस्या तत्काल उन समस्या का निर्धारण करना आवश्यक है। मान लो कोई आई फ्लू से परेशान है पूरा गांव वाला, या डेंगू से परेशान है पूरा गांव वाला, तो उस समय हम सड़क निर्माण का काम नहीं करेंगे, उस समय हम पेयजल की सुविधा नहीं करेंगे। तो जो हमें अर्जेंट अति आवश्यक समस्या है उसका निर्धारण हम पहले करेंगे, उसका निराकरण करने के लिए हम पहले प्रयास करेंगे। तब हम देखेंगे कि हमारे पास, तब हम तथ्यों का संग्रहण के पश्चात परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे कि गांव की परिस्थितियां क्या है, कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो तथ्यों का संग्रहण के पश्चात परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी है। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी बेसिस क्या है। मान लो आई फ्लू है, तो आई फ्लू के लिए हम पहले सोचेंगे कि भाई यहाँ की जनता परेशान हो रही है आँखों का संक्रमण से, या डेंगू और मलेरिया से परेशान हो रहे, संक्रामक रोग यहाँ घेरे हुए हैं, तो पहले कोशिश करेंगे वहाँ के लोग स्वस्थ हो जाए। तो पहले प्रायोरिटी पर हमारा वो रहेगा। दूसरी परिस्थितियाँ रहेंगी जैसे जल निकास। अब हम ये सोचेंगे कि अगर जल निकास का काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मक्खी मच्छर पनपेंगे नहीं। जब मक्खी मच्छर नहीं पनपेंगे तो समस्याओं पर हम काबू पा सकते हैं। दूसरा है वास्तविक उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहला चरण था तथ्यों का संग्रहण, परिस्थितियों का विश्लेषण करना। दूसरा है वास्तविक उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब हम देख के चले आए, हमने परिस्थितियों का विश्लेषण भी कर लिया, लेकिन जब तक हम उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम आगे के चरण में कदम नहीं रख सकते हैं। तो दूसरा है आपका वास्तविक उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, जैसा कि भाई मैंने बताया, समस्या इतने सारे हैं तो उद्देश्य भी उतने सारे होंगे। तो जो वास्तविक उद्देश्य हैं उनका हमें डिटर्मिनेशन करना जरूरी है, डिसाइड करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है, वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, इस पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो वास्तविक उद्देश्यों का हम निर्धारण करेंगे। वास्तविक उद्देश्य हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, समस्या आई थी आई फ्लू का, समस्या आई थी डेंगू और मलेरिया फैलने का। अब इसी उद्देश्य को हम निर्धारित करेंगे कि हमें ग्रामीण लोगों को आई फ्लू और डेंगू और मलेरिया से छुटकारा दिलाना है। तो हमने क्या किया, वास्तविक उद्देश्यों का निर्धारण किया। इसके बाद तीसरा चरण है इसका शिक्षण का, टीचिंग का। अब ग्रामीण लोगों को हम शिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे कि हम आई फ्लू से, डेंगू से, मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, हम स्वयं बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे डेंगू फैल रहा है तो हम ये कहेंगे कि जहाँ कहीं भी आपका पानी है उस पानी को आप जमा करके मत रखो, गड्ढे उसको भर दो, जल निकास की कोशिश करो, वहाँ पर जहाँ पर जल जमाव है वहाँ पर कैल्शियम तेल डालो, फिनाइल की गोलियाँ डालो। आई फ्लू है तो उनको बताएंगे कि संक्रमण है, तो बिना एक जो व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जा कर के नहीं मिले, कोशिश कर, उसको हम बताएंगे। उनके लिए हम विविध प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे, पोस्टर का यूज करेंगे, चार्ट का यूज करेंगे, उनको और कई विधि से, मेथड डिमोन्स्ट्रेशन विधि से, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन विधि से, सेमिनार आयोजित करके अथवा मीटिंग करके उन लोगों को हम संक्रामक बीमारी के बारे में जानकारी देंगे, उनसे बचाव का उपाय बताएंगे। तो ये उनको शिक्षित करने का तीसरा चरण है शिक्षण। और शिक्षण में कौन सा शिक्षण सामग्री हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसका हम प्रयोग में लेंगे। कौन सा विधि का हम चुनाव करेंगे शिक्षण विधियों का, जो मैंने आपको बताया था। शिक्षण विधियाँ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, मेथड जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है, तीसरा मास कॉन्टैक्ट मेथड है। तो कौन सा हम मेथड का उपयोग करेंगे, रिटेन मेथड का उपयोग करेंगे, वर्बल मेथड का उपयोग करेंगे, ऑडियो मेथड का उपयोग करेंगे या ऑडियो विजुअल मेथड का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे हम, ये शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीणों को बताएंगे। इसके बाद का है विधियों
एवं शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करना। चौथा स्टेज है मूल्यांकन करना। किसका? कि हमने जो इस टीचिंग एड्स का उपयोग किया था, जो टीचिंग मेथड्स का उपयोग किया था, वह प्रोग्राम को सफल होने में किस हद तक कारगर सिद्ध हुआ है, किस हद तक कामयाबी हासिल हम कर पाए हैं। और अगर नहीं हो पाया है तो अगर इसके जगह पर हम दूसरा उपयोग करते तो ज़्यादा शायद सहायक सिद्ध होता। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लो आप किसी गांव में गए और वहाँ पर आपने, वहाँ के लोग अनपढ़ हैं और आपने एक पत्रिका जा कर के उनको, या लिखित पम्फलेट आपने उसको जा कर के ऐसे तरह से दे दिया कि लो भाई, इसमें सारी चीज़ लिखे हुए हैं, आई फ्लू से कैसे बचाव होगा, कैसे मलेरिया डेंगू से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ग्रामीण जनता जो अनपढ़ है उसको पढ़ पाएगी? हाँ या नहीं बोलो? नहीं पढ़ पाएगी। तब हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा? वहाँ हमको चार्ट के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से या लिखित चित्र के माध्यम से उनको हम बताएंगे, हम जाके बताएंगे, हम उनको मीटिंग करके बताएंगे, वो ज़्यादा कारगर होगा। तो इनका है मूल्यांकन करना। किसका? विधियों एवं सामग्री, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करना। और पांचवा जो इसका स्टेज है वो है पुनर्विचार करना, रिकंसिडरेशन करना, सभी चरणों पर गौर करना कि जो पहला स्टेज हमने बनाया था, जो पहला हमारी स्टेज थी, वो था तथ्यों का संग्रहण, हमने ठीक प्रकार से किया या नहीं, परिस्थितियों का विश्लेषण हमने ठीक प्रकार से किया कि नहीं, उद्देश्यों का हमने ठीक प्रकार से निर्धारण किया या नहीं, शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधि का हमने चुनाव ठीक प्रकार से किया कि नहीं, शिक्षण विधि का मूल्यांकन हमने ठीक प्रकार से किया कि नहीं। तो लास्ट में होता है हमारा पुनर्विचार करना कि कहाँ हमसे चूक हो गई है, कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।